वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। माय सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का एक नया टॉपिक जिसका नाम होने वाला है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये भी एक लॉ ही है, जैसे पिछली बार हमने बायट-सैवर्ट्स लॉ पढ़ा उसी के सिमिलर यहाँ पर भी हमारे पास एक लॉ होगा। बायट-सैवर्ट्स लॉ हेल्प करता है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम बायट-सैवर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। Similarly, जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है इट इज आल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट फर्क क्या है दोनों में कि जो एम्पियर्स लॉ हमारे पास था उसमें क्या होता था, एक कंडक्टर हमारे पास था, किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते थे। उस कंडक्टर की वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है आप निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ निकालना चाहते हैं, कहीं भी निकाल सकते थे किसी भी जनरल एक पॉइंट पर। मगर जो एम्पियर्स लॉ है वो बायट-सैवर्ट्स लॉ से डिफर क्यों है? क्योंकि जो एम्पियर्स लॉ हमारे पास होता है, एम्पियर्स लॉ में क्या होगा, एम्पियर्स लॉ में आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज लूप पर होगा, ना कि ऐसे ही स्पेस में किसी पॉइंट पर। यही बेसिक डिफरेंस है एम्पियर्स लॉ और बायट-सैवर्ट्स लॉ के अंदर। तो एम्पियर्स लॉ जो है क्या उसकी स्टेटमेंट बनती है? एम्पियर्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ B dot dl, this is equal to mu naught multiply by I. This is the mathematical form of Ampere's law. B is the magnetic field, dl is the small length, mu naught you all know permeability of free space and I is the current. अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसके अंदर I मैग्नीट्यूड का जो करंट है फ्लो कर रहा है, तो इसके चारों तरफ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से लूप्स बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। अब आपसे कहा जाए कि आप इस लूप पर, इस क्लोज लूप पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए। तो अब आपको यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लगाना है, बिकॉज अब ये है क्लोज लूप। अगर कोई भी एक जर्नल पॉइंट हमारे पास होता है, ऐसे ही कहीं एक पॉइंट मान लेते किसी लूप के बिना, तो वहां पर आपका लगता है बायट-सैवर्ट्स लॉ। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ क्लोज लूप हम एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं और किसी भी पॉइंट पर हम यूज करते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की स्टेटमेंट क्या है? dl इज अ स्मॉल लेंथ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी भी क्लोज पाथ के अराउंड, वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट थ्रेडनिंग इन इट। दैट मींस यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी, अगर आप उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी क्लोज लूप में जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमारे पास क्या होगा। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली पढ़ता हूं तो स्टेटमेंट क्या बनती है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडनिंग द क्लोज लूप। जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी क्लोज पाथ के अलोंग, वो म्यू नॉट टाइम्स होगा टोटल करंट से, जिस करंट की वजह से जो लूप्स हमारे पास है वो फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट को, इस मैथमेटिकल फॉर्म को मुझे प्रूव करना है तो उसके लिए मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज सपोज टू बी I। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास I है। अब इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पर मैंने यहाँ एक पॉइंट सपोज किया P, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पूरे लूप की बजाय सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करूंगा इस तरीके से। लेट अस सपोज दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, dl। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू dl। अब एक बात आपने पढ़ी होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास कुछ पाथ हैं जो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और कर्व्ड भी हो सकते हैं, और अगर आप उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर। जैसे कि आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। यहां पर ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। यहां पर ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ है। यहां पर ड्रॉ करेंगे तो इस तरफ है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डायरेक्शंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जिनको हम टेंजेंट से पता कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखता हूँ तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर ही है, लेंथ भी ऊपर की तरफ है एलिमेंट की।
तो अब हमें प्रूफ करना है इसको कि बी डॉट डी एल किसके बराबर आना चाहिए, म्यू नॉट इनटू में आई के। सबसे पहले हम बात करेंगे एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ स्ट्रेट कंडक्टर। किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी तरह का लगभग सिमिलर फॉर्मूला आपने एक बायट-सैवर्ट्स लॉ में देखा होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये जो हमारा रिजल्ट था ये किसके लिए था, दैट इज फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के जब आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट बनता है करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। तो ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर है, दैट इज फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि भैया हमें प्रूफ करना है बी डॉट डी एल को, तो यहाँ हमारे पास है बी डॉट डी एल, डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ बी डी एल cos थीटा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो cos थीटा आता है। अब डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, एस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन बी डी एल cos 0। एज यू नो दैट cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ रिजल्ट हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ बी डी एल। अब B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आई इज द करंट, आर डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने रेडियस आर लिया है, तो इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई डी एल। अब जो टर्म्स आपकी कांस्टेंट है वो बाहर आएंगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल इज द लेंथ ऑफ द दिस सर्कुलर लूप। अगर आप इसका टोटल लेंथ निकालें जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में, वो कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर इसका हो जाएगा। 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया हमारे पास, कैंसल आउट। तो ये जो हमारे पास रिलेशन था बी डॉट डी एल, ये प्रूफ हो गया किसके बराबर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ B dot dl, this is equal to mu naught multiplied by, this is the Ampere's circuital law। ये होता है हमारे पास एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जिसका यूज हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी क्लोज लूप पर, और अगर कोई ऐसे ही जनरल पॉइंट है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बायट-सैवर्ट्स लॉ। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की एक एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो ये आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें एज ए डेरिवेशन दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में सॉल्व एग्जांपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार एग्जाम में नहीं आया था, तो हो सकता है कि जो आने वाले साल के पेपर है 2021 का जो पेपर होगा उसमें मे भी आपका बोर्ड में आ जाए। इसी की एप्लीकेशन है, और जो हमारे पास एप्लीकेशन इसकी बनती है उसके बारे में अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो क्या एप्लीकेशन हमारे पास होगी, that is magnetic field due to a current carrying cylinder। magnetic field due to a current carrying cylinder, इसमें क्या होगा, ये तो मैंने बेसिक फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एट पॉइंट फर्स्ट आर इज ग्रेटर देन आर, सेकंड आर इज लेस देन आर। और जो हमारे पास कैपिटल आर है वो क्या चीज है, कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप। जिस तरीके से गॉसियन सरफेस होते थे उसी तरीके से एम्पेरियन लूप जो हम वो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का लूप मानते हैं वो है। तो कैपिटल आर रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप है, और स्मॉल आर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो शुरू करते हैं, एज ए क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हैं, एज ए डेरिवेशन भी आप इसको मान सकते हैं। तो लेट अस सपोज
दिस इज अ करंट कैरिंग सिलेंडर, और इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सपोज टू बी आई। अब सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर। अब उसने पहली कंडीशन दी कि जो आर है वो स्मॉल आर से बड़ा है, दैट मीन्स जो एम्पेरियल लूप का रेडियस है वो सिलेंडर के रेडियस से बड़ा है। इसका मतलब जो आप एम्पेरियल लूप यहाँ पर सपोज करेंगे इस तरीके से, ये एम्पेरियल लूप का जो रेडियस होगा विच इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से बड़ा है। तो इस बार आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई पॉइंट लेके आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, दैट इज सपोज टू बी आर। वही कंसेप्ट चलेगा, यहाँ पर आप स्मॉल एलिमेंट सपोज करेंगे, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख लेंगे बाय ड्राइंग द टेंजेंट। तो dl इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ सॉरी एम्पियर्स लॉ आप लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ b डॉट dl दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में आई हो जाएगा हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, bdl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय n। एंगल कितना है dl और b के बीच में, वही 0 डिग्री। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ b डॉट dl cos 0 डिग्री दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में आई। cos 0 कितना होता है 1, bdl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। हमें b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो b इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब dl जो है वो स्मॉल लेंथ है इस सर्कुलर लूप की, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 पाई r, बिकॉज इसका रेडियस कैपिटल R है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में आई, और मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। वही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के सिमिलर यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है आउटसाइड द सिलेंडर। जिस केस में एम्पिरियल लूप का जो रेडियस है वो सिलेंडर के रेडियस से कैसा है, बड़ा। ये सिंपल स्टेप था, इसकी पहला जो पार्ट है बहुत ही सिंपल है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, इतना ज्यादा भी नहीं है, तो थोड़ा बस ध्यान से आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। तो सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास रिजल्ट आया है फर्स्ट पॉइंट के लिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। पहला जो हमारे पास केस था जहां पर जो कैपिटल R है वो स्मॉल r से कैसा है, बड़ा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। अब सेकंड कंडीशन पे अगर मैं चलता हूं, सेकंड जो हमें रिलेशन दिया है, कंडीशन दी है कि भाई r इज लेस देन कैपिटल R। मैं लिखता हूं यहां पर एट पॉइंट r इज लेस देन कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। इसका मतलब अब क्या होगा, अब ये जो हमारा डायग्राम है इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम कंडीशन देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बात होगी इस तरीके से। ये इस बार एम्पिरियल लूप का जो रेडियस होने वाला है जो कि हमारे पास कैपिटल R है, वो सिलेंडर के रेडियस से छोटा रहेगा, तो एम्पिरियल लूप का आएगा इनसाइड द सिलेंडर। अब इतने हिस्से में ये जो हमारे पास सरफेस है, जिस सरफेस को, जिस हिस्से को सिलेंडर इसने एम्पिरियल लूप ने कवर कर लिया, वो हिस्सा आपका इंक्लूड रहेगा। बाकी जो ये सरफेस बचा हुआ है, ये जो साइड में सरफेस बचा है, जितना भी ये सरफेस है, ये सभी सरफेस हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा हमारे रिजल्ट की डेरिवेशन से। तो भैया पूरे सिलेंडर में तो आई करंट फ्लो कर रहा था, मगर अब क्या होगा कि ये हिस्सा हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि ये जो शेडेड रीजन के अलावा हमारे पास जो हिस्सा बच रहा है उस हिस्से में कितना करंट रहने वाला होगा। जो अनशेडेड रीजन है उसका हमें करंट पता करना है, बिकॉज पूरे सिलेंडर का करंट तो आई था, बट फॉर द केस ऑफ अनशेडेड रीजन हाउ कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हमारे पास होगा। क्या कंसेप्ट हम लेके चलेंगे कि जो I क्या था, I इज इक्वल टू टोटल करंट थ्रेडनिंग अक्रॉस सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा था वो हमारे पास कितना था, I। अगर मैं कैलकुलेट करूं कि लेट I डैश इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया,
मैं मान लेता हूं कि करंट पर यूनिट एरिया कितना है हमारे पास आई डैश, तो यहां से सिलेंडर के पर यूनिट एरिया पे जो करंट होगा वो क्या होगा, टोटल करंट डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सिलेंडर, करंट पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू आई डैश। अब सिलेंडर के पर यूनिट एरिया पे करंट कितना आ गया, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब जो ये एम्पेरियन लूप है इसके एरिया से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम्पेरियन लूप में जो अनशेडेड रीजन में हमारे पास एरिया आ रहा है उसका करंट निकल के आ जाएगा। देयरफॉर करंट अक्रॉस अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन मतलब जो एम्पेरियन लूप में कवर हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको आई डबल डैश में मान लेता हूं, दैट इज इक्वल टू आई डैश मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ एम्पेरियन लूप। भैया एम्पेरियन लूप का ये होगा पाई आर स्क्वायर, आई डैश की वैल्यू कितनी है, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल आउट, तो एम्पेरियन लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना बनेगा, आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पहला पॉइंट तो आपने ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि हमने ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पर जो म्यू नॉट है दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि वो बाहर था, सिलेंडर के बाहर पॉइंट था, स्पेस में कोई भी पॉइंट है भाई, ये सिलेंडर हमारे पास है इस तरीके से, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट अगर मानूंगा बाहर इसके, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेस में है, वैक्यूम में है। मगर मैं इसके अंदर जब जाता हूं तो अंदर जाने पर मैं वैक्यूम या स्पेस में नहीं, मीडियम में पहुंच जाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, ये जो परमेबिलिटी मैंने वैक्यूम या स्पेस की, फ्री स्पेस की यूज करी थी वो यहाँ पर नहीं लगेगी, यहाँ पर अब किसकी परमेबिलिटी लगेगी, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। पहले मैं डेरिवेशन कंटिन्यू करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ बी डॉट dl दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू माई बेसिक फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब यहाँ पर जो आई है और जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि भैया हमें सिलेंडर के अंदर जाना है, तो सिलेंडर के जब हम अंदर इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर वही स्मॉल लेंथ का एलिमेंट मान लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा हमारे पास, तो ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ BDL cos 0 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, म्यू नॉट इनटू में I डबल डैश, बिकॉज I डबल डैश इज द करंट अक्रॉस द एम्पेरियन लूप, बिकॉज वही लूप का करंट लेना है हमें जिस लूप को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। इसको आप ओपन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई I R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, b को आप बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर, b इनटू में टोटल क्या होगा 2 पाई r, बिकॉज इसी लूप का रेडियस हम लेंगे तो सरकमफ्रेंस 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ से बनता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I R अपॉन में 2 पाई r स्क्वायर। अभी रिजल्ट कंप्लीट नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी ये जो म्यू नॉट है ये वैक्यूम की परमेबिलिटी है, मगर हम तो सिलेंडर के अंदर है, मीडियम में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज म्यू आर दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब क्या होता है कि परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा। अब यहां पर जो हमें परमेबिलिटी लेनी है वो मीडियम की आएगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मीडियम के लिए क्या बनेगा, ये म्यू एम इनटू में आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज हम सिलेंडर के अंदर है, यहां से कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसको पहले ही लिख सकता था मगर बहुत ज्यादा बड़ी टर्म बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको म्यू नॉट की फॉर्म में लिया है। ये म्यू नॉट जो है वो फ्री स्पेस के लिए है, मगर जब हम सिलेंडर के अंदर जाते हैं तो ये हमारे पास जो है ये किसके लिए बनेगा, दैट इज फॉर म्यू एम परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का रहेगा हमारे पास, दैट इज म्यू एम, दैट इज म्यू एम, दैट इज म्यू एम। अब हमें यहां से म्यू एम की वैल्यू निकालनी है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम की तो क्या आएगी, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई म्यू आर, तो यहां पर आप परमेबिलिटी ऑफ मीडियम का फॉर्मूला लिखेंगे, B इज इक्वल टू आई आर, सॉरी B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू में म्यू आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर नहीं केवल क्या रहेगा आई आर, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर व्हेन रेडियस ऑफ एम्पिरियल लूप इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये क्या है आउटसाइड द सिलेंडर व्हेन रेडियस ऑफ एम्पिरियल लूप इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहां तक क्लियर है, मैं दोबारा बताता हूं, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू एम इनटू में I, म्यू एम परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है और I डबल डैश क्या है,
इस अनशेडेड रीजन का वो है करंट हमारे पास, उसको हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यूज पुट करी, सिंपल रिजल्ट हो गया हमारे पास, केस बनता है ये। अब जो दोनों फाइनल रिजल्ट हमारे पास यहाँ से बने हैं, अगर मैं उन रिजल्ट को ऑब्जर्व करता हूँ तो उन रिजल्ट के ऑब्जर्वेशन में मुझे दिखता है कि जब कंडीशन है R इज ग्रेटर देन R तो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R, और जब कंडीशन है R इज लेस देन R तो मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट म्यू R I R अपॉन में 2 पाई R स्क्वायर। अब ये जो कैपिटल R है ये एम्पेरियन लूप का रेडियस है, तो इस केस में तो मैग्नेटिक फील्ड एम्पेरियन लूप के रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड एम्पेरियन लूप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि जब आप सिलेंडर के सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ता चला जाएगा। मगर आउटसाइड द सिलेंडर क्या होगा, जैसे आप बाहर निकलेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिलेंडर जो हमारे पास एम्पेरियन लूप का रेडियस है उस पे कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप, तो ग्राफ किस तरीके से आएगा, यहां पर R की वैल्यू कितनी है 0, यहां पर R की वैल्यू कितनी है 0, सेंटर से लेके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड R पर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे मैग्नेट R बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इनफाइनाइट पे जाके मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इन्फिनिटी को यहाँ पर हम शो नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास ग्राफ है ये किस तरीके से आएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है ये क्या है, जहां पर एम्पेरियन लूप का रेडियस सिलेंडर के रेडियस के बराबर है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा रहने वाला है, मैक्सिमम। और ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर से सरफेस तक का, और ये कौन सा पॉइंट है, सरफेस से बाहर जो है वो R पे कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन थी एम्पेयर्स लॉ की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये एग्जांपल है एनसीईआरटी में, कुछ रेफरेंस बुक्स में इसको एज ए डेरिवेशन दिया हुआ है, तो आप इसको प्लीज अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से इसको समझें। पेपर में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है या फिर डेरिवेशन फॉर्म में आ सकता है। तो आज की क्लास के लिए हमने पढ़ा एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड विच इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ, और सोलेनॉइड का बड़ा भाई कह लो छोटा भाई कह लो, दैट इज टोरॉइड। ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे अपने अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे फिट, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सब्सक्राइब करें और व्यूज प्लीज चैनल को दें। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन बच्चों के लिए हम इन वीडियोस को बना रहे हैं। बेटा वीडियोस को नहीं देखोगे, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, एनसीईआरटी नहीं कर पाओगे, आपका अपना लॉस होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो अपने टाइम पर ही होंगे, उसमें कोई भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। So I am requesting to all the students, please go through the videos, compulsory है videos को देखना, तभी आप न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। Thank you so much, have a good day, goodbye.